आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली बीए सेकंड सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के मैं जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ चुका हूं। आज की क्लास पर इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आज हम चर्चा करेंगे। प्राचीन इतिहास की हम बात करें तो इसमें आपको पढ़ना क्या रहता है, इसमें आपका पेपर का नाम क्या है। तो भारत का राजनीतिक जो है इतिहास पेपर का नाम है आपका 600 AD से लेकर आपका जो है 647 AD तक आपको इसमें पढ़ना रहता है। पेपर का आपका नाम है। वैसे तो देखा जाए सभी यूनिवर्सिटी में पेपर सेम ही है। यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी है सेम ही पैटर्न है जिसमें आपका लिखित की परीक्षा होती है। जैसा कि वीर बहादुर से प्राचीन यूनिवर्सिटी का तो 15 तारीख को इसका पेपर ही लगा हुआ है इसी अप्रैल में, ठीक है। और रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी का भी लगा हुआ है। और अवध विश्वविद्यालय हो गया आपका, CCSU हो गया, ये सभी यूनिवर्सिटी जो है लिखित की परीक्षा कराती है, रिटन का ही एग्जाम कराती है। इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। पूरा का पूरा जो है मॉडल पेपर का जो मैं स्वरूप तैयार करके आया हुआ हूँ। इतने क्वेश्चन आपको कंपलसरी तैयार कर लेना है। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा अपने एग्जाम में। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसके हम प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा क्योंकि आपके पेपर जो रहता है 3 खंडों में आपका विभक्त आता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा जो कि शॉर्ट नोट आपके जितने भी सेक्शन ए में प्रश्न रहते हैं सभी आपके जो है बहुत ही अति लघुत्तरीय प्रश्न रहते हैं सभी आपके। तो इसके हम प्रश्नों की बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि बिंदुसार कौन था। भैया बिंदुसार कौन है इसके बारे में आपको कंपल्सरी इसकी डिफिनेशन तो पता ही होनी चाहिए। एक कौन था इसके बारे में आपको एक क्वेश्चन तैयार कर लेना। शॉर्ट नोट में आपको देखने को प्रश्न मिल सकता है। तो बिंदुसार कौन था भैया, तो बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के जो है पुत्र थे, ठीक है। इसने जो है एक हिसाब से देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है इन्होंने जो है गद्दी पर बैठे थे अपने पिता के बाद, ठीक है। और इनका जो है देखा जाए हिसाब से इन्हें जो है अमित्र घात भी कहा गया है। और ये अपने जो है शासनकाल में कोई भी नई विजय नहीं की। अपने जो है अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य की जो है जो विरासत मिली थी इसी की इन्होंने सुरक्षा की है। और उनके जो शासनकाल की प्रमुख घटना जो है तक्षशिला का विद्रोह यानी विद्रोह थी और जिसे जो है सैनिक शक्ति ने जो है दबा दिया था। इतना आपको देख लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। अगला क्वेश्चन कि अभिलेख से क्या तात्पर्य, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से। ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है। तो अभिलेख से क्या तात्पर्य है इस पर भी हम देखेंगे। यदि हम अभिलेख की बात करें तो इतिहास की जानकारी में जो है अभिलेख सबसे जो है विश्वसनीय साधन है। और ये अभिलेख जो है शिलाओं, स्तंभों, गुफाओं, धातु पत्रों में जो है खुदे हैं तथा जो है संस्कृत, पाली, प्राकृतिक भाषाओं में जो है इनकी जो है काफ़ी जानकारी मिली है। जैसे कि अशोक के जो है अभिलेखों के उसमें जो धर्म तथा साम्राज्य की जो है सीमाओं की जानकारी होती है। और राज का हर्षेय का जो है प्रयोग स्तंभ पर लिखा गया है। और स्कंदगुप्त के जो है संबंध में पर्याप्त ज्ञान देती है। और इस प्रकार जो है हम अन्य अभिलेख हमें जो है ऐतिहासिक जानकारी देते हैं। जितने भी ये अभिलेख होते हैं सभी जो है हमें ऐतिहासिक जानकारी ही प्रदान करते हैं, देते हैं, ठीक है। इसी के माध्यम से ऐतिहासिक जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं अभिलेख के माध्यम से। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि तोरमाड़ कौन था भैया, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है। ये सभी के बारे में आपको कम से कम पता है तो होनी चाहिए। ये कौन थे ये शासक, ठीक है, ये राजा कौन थे, इतना तो आपको कंपल्सरी तैयार होना ही चाहिए। तो तोड़माड़ की हम बात करें तो ये कौन था। तोड़माड़ जो है भारतवर्ष पर जो है आक्रमण करने वाला जो है चीन से आने वाले हुरों का एक नेता था, ठीक है। जिसने जो है 500 ईसा पूर्व लगभग जो है मालवा पर अधिकार किया। और मिहिर कुल तोड़माड़ का ही पुत्र था जिसने जो है हुर साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान तक किया। और तोड़माड़ ने जो है कई विजय अभियान केंद्र थे और एक बड़े जो है विस्तृत भूभाग पर जो है अपना साम्राज्य स्थापित किया। इतनी आपको डिफिनेशन देख लेना है। कहीं आप चाहे तो इन सभी प्रश्नों को अपने सीरीज या नोट्स वगैरह में भी आप लगाकर तैयार कर सकते हैं, चाहे आप गूगल करके भी पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि हुड़ कौन था, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हुड़ कौन था, तो हुड़ की हम बात करें तो हुड़ जो है मध्य एशिया की एक जो है खानाबदोश जात थी। और यह जात जो है अपने समय की सबसे बर्बर जातियों में गिनी जाती थी। और इस जात ने जो है उत्तर पश्चिमी एशिया में अपने को जो है सुदृढ़ यानी बहुत ही शक्तिशाली अवस्था में स्थापित कर लिया था। और भारतीय इतिहास में हुड़ों के राजा तोड़माड़ और उसके पुत्र जो थे मिहिर गुल जो थे, ठीक है, मिहिर कुल का जो है नाम प्रसिद्ध था। और हुड़ों ने जो है पंजाब और मालवा की विजय पर जो है देखा जाए हिसाब से विजय करने लगे थे इस पर। और बाद में जो है भारत में जो है स्थायी निवासी भी वहाँ के बन गए थे ये लोग, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि मीनांडर कौन था, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से भी आपका क्वेश्चन है। तो भैया मीनांडर कौन था, मीनांडर की हम बात करें तो मीनांडर जो था एक जो है भारतीय यूनानी राजा था जिसे जो है नागासेन ने जो है बौद्ध धर्म में जो है परिवर्तन कर दिया था इसका। और मीनांडर को जो है विभिन्न पाली ग्रंथों में जो है मीनांद्र या फिर मिलिंडा के जो है रूप में भी जाना जाता है।
इतनी आपको डिफिनेशन देख लेना है महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से। मौखरी कौन था, ये भी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मौखरी कौन था, तो मौखरी की बात करें तो मौखरी वंश का जो है शासक गुप्त राजवंश के पतन के बाद जो है स्थापित हुआ था। मौखरी वंश के लोग जो है उत्तर प्रदेश की जो है कन्नौज में जो है तथा राजस्थान के जो है बड़वा क्षेत्र के 3री सदी में फैले हुए थे। और मौखरी वंश के जो है देखा जाए तो शासकों को जो है उत्तर गुप्त वंश के चौथे शासक यानी कुमार गुप्त के साथ युद्ध हुआ था, और जिसमें ईशान वर्मन ने जो है मौखरी वंश के मगध को जो है छीन लिया था। इसके बारे में भी देख लेना कि मौखरी कौन थे। ठीक है, मुद्रा राक्षस क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुद्रा राक्षस एक हिसाब से देखा जाए तो ये एक बुक है। ठीक है, मुद्रा राक्षस जो है संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है। ठीक है, जिसकी रचना या फिर जिसको जो है विशाखा दत्त ने लिखा था इसकी रचना को, और जो है ये रचना जो है 4वीं शताब्दी में हुई थी। और इसमें जो है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधित जो है ख्यात वृत्त के आधार पर इसके यानी इसके बारे में जो है चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का इसमें इस ग्रंथ में जो है अपूर्ण विश्लेषण आपको देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की दिया हो कि फाहियान कौन था, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो फाहियान की हम बात कर ले तो फाहियान जो था एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में जो है भारत आया था, और जो है 399 ईसा पूर्व से लेकर जो है 412 ईसा पूर्व तक जो है भारत में यहाँ रहकर जो है फाहियान ने जो है बहुत सी पुस्तकों की जो है चीनी भाषा में अनुवाद किया। ये जो फाहियान था ये चीन से आया था, ये देखा जाए तो ये अनुवादक था एक, ठीक है, ट्रांसलेटर था, ये कह सकते हो चीनी अनुवादक था एक प्रकार से। इसके बारे में भी आपको देख लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि है मेगस्थनीज कौन था, तो मेगस्थनीज की यदि हम बात कर ले तो मेगस्थनीज जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा यानी सेलुकस निकेटर का एक जो है राजदूत था ये। इसके बारे में भी आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन पे आपका 10 नंबर है कि 16 महाजनपद पर आपको प्रकाश डालना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से ये क्वेश्चन आपको 100% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा कि 16 महाजनपदों का आपको वर्णन करना है। ठीक है, जनपद कौन कौन से थे चलेगा, हम इस पर चर्चा करेंगे थोड़ा। तो जनपद शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग हमें जो है ब्राह्मण ग्रंथों से मिलता है, और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मण काल से जो है जनपद का अस्तित्व था, और गौतम बुद्ध के समय तक ये जो है जनपद पूर्ण विकसित हो गए थे। और प्रत्येक जनपद जो है अनेक ग्रामों और नगरों से मिलकर बना था, और जिसकी जो है अपनी विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था होती थी और अलग अलग शासन होता था। ठीक है, यदि इसकी हम बात करें तो 16 जनपद आपके कौन कौन से थे, तो अंग जो इसका पहला जनपद था। ठीक, अंग, मगध, काशी, वज्र, कौशल और मल्ल और का जो है चेद और वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य और सूरसेन, अस्मक, कंबोज, अवंती और गंगाधार, ये जो है मैंने 16 आपको महाजनपद आपको गिना दिए हैं। आप देख लेना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से यह है। फिर यहाँ से हम सेक्शन बी के भी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे बहुत ही तीव्र गति से कि बिंदुसार भैया कौन था, उसकी उपलब्धियां कौन थी। इसकी उपलब्धियों का भी आपको वर्णन करना। बिंदुसार के बारे में मैंने जो है पहले भी आपको बता दिया था कि बिंदुसार कौन था। ठीक है, फिर भी यहाँ से बताने का प्रॉपर जो है हम प्रयास करेंगे आप लोगों को। तो बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो है पुत्र था। उसकी बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका सिंहासन इन्होंने ही संभाला था, उसके राजगद्दी पर इन्होंने उसको राज्य को देखा था क्योंकि उसके ये पुत्र थे। और एक हिसाब से देखा जाए बिंदुसार जो था इसे जो है अमित्र घात भी कहा गया है, क्योंकि उसने जो है अपने शासन काल में कोई भी नई विजय नहीं की थी। अपने जो विरासत मिली थी इसी को उसने संभाला था, वो अंत में उसको भी संभाल नहीं पाया था, जिसके कारण उसकी भी हार हो गई थी। ठीक है, तो उसकी उपलब्धियां कौन कौन सी थी, कुछ उपलब्धियां भी उसने की थी, उसको भी हम बताने का प्रयास करेंगे। वैसे तो ज़्यादा दिनों तक इसने राज नहीं किया था, फिर भी उसने अपने शासनकाल में कुछ उपलब्धियां की थी। जैसा कि बिंदुसार की उपलब्धियों की बात करें तो बिंदुसार की जो सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसने जो है अपने पिता द्वारा जीते गए क्षेत्रों को जो है पूर्ण रूप से उसकी देखरेख की अनुच्छेदन किया उसका। ठीक है, तो पिता की ही विरासत थी, जितने राज्य उनके पिता ने जीता था उन्हीं को उसने देखभाल किया, उसी पर इन्होंने जो है शासन अपना किया। और दूसरी इसकी विजय की बात करें तो बिंदुसार ने जो है चाणक्य की सहायता से जो है 16 राज्यों का पर जो है विजय प्राप्त की। इन्होंने जो है चाणक्य की सहायता से जो है 16 राज्यों पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की। ये इनकी जो है उपलब्धियां थी। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे कि अशोक की धम्म नीति पर आपको निबंध लिखना है। अशोक की धम्म नीति क्या है, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा।
ये क्वेश्चन आपको 100% तैयार कर लेना है, चाहे आपको गूगल ही क्यों ना करना पड़े। तो अशोक की धम्म नीति की यदि हम बात कर ले तो अशोक के अभिलेख में जो है धम्म शब्द का प्रयोग जो है मिलता है। उस धम्म के जो है अंतर्गत अनेक विषय, नीतियों, साधन, उपदेश को जो है निर्देशित करते हुए अनेकानेक यानी आदेश और अनुग्रह जो है किए गए हैं। और प्रश्न यह उठता है कि धम्म का अर्थ क्या होता है। तो धम्म की हम बात कर ले तो धम्म का कोई नया धर्म यानी धम्म का अर्थ होता है कोई नया धर्म अथवा बौद्ध धर्म का जो है परिवर्तित रूप है। और इसके क्या सिद्धांत था, इसका क्या उद्देश्य, तो हम इसकी बात करें तो धम्म का अर्थ होता है, अशोक के धम्म का अर्थ है कि इस प्रश्न का उत्तर देते हुए विद्वानों ने जो है 3 मत अभिव्यक्त किए हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार जो है धम्म का अर्थ होता है राजधर्म, और एक और विद्वान थे उनका मानना था कि धर्म मानते थे, धम्म को जो है धर्म मानते थे। और अनेक विद्वान जैसे कि बौद्ध धर्म और परिकृष्ट रूप में जो है मानते थे। ये सब अलग अलग विद्वान थे। और इसके धम्म आपको देख लेना है, अशोक की धम्म नीति काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसके बारे में आपको गूगल कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से आपको देखने को मिलेगा अपने एग्जाम में। तो धम्म थोड़ा सा और यहाँ से बताने का प्रयास करेंगे। अशोक के धम्म को जो है राजधर्म प्रमाणित करने वाले जो विद्वान का कथन था कि अशोक ने जो है जिस धर्म का संपादन किया उसके द्वारा उसने जो है अपने साम्राज्य में जो है अति व्यवहारिक तथा मानवीय धार्मिक संसाधनों के जो है पालनीय नियमों का जो है प्रतिवेदन किया। और धम्म द्वारा अपने जो है राज्य को जो है ऐसी व्यवस्था प्रदान की जिसके द्वारा जो है समस्त प्रजा अपना जो है धार्मिक हित जो है साधन कर सके। और राज्य के जो है देखा जाए तो राजा के कर्तव्य, हिंसा निषेध और प्रजा पालन आदि को जो है इन्होंने सुदृढ़ किया यानी व्यवस्था की इसकी, ठीक है। इसके बारे में हमको देख लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है अशोक की धम्म नीति। फिर अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण है। परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, फिर भी बताने का प्रयास करेंगे। गुप्त साम्राज्य के हम पतन के कारण की बात कर ले तो इसके पतन के बहुत सारे कारण थे, जैसे कि अयोग्य उत्तराधिकारी यानी अयोग्य यानी योग्य नहीं थे उसके उत्तराधिकारी अयोग्य थे, ठीक है, ये भी इसका एक कारण था इसके पतन का। और विदेशी आक्रमण था, विदेशी से जो आक्रमण हुआ करते थे ये भी इसके एक पतन का कारण था, क्योंकि विदेशी आक्रमण के कारण इसको जो है कहीं ना कहीं इसकी सेनाएं अधिक से अधिक घायल थी यानी मार दी गई थी, जिसके कारण इसके कुछ राज्य छीन लिए गए थे विदेशी आक्रमण के कारण, ठीक है। और इसका यदि हम तीसरी इसकी यदि हम पतन की बात कर ले तो नई शक्तियों का उदय और प्रशासनिक कमजोरियां और आर्थिक कारण भी थे और इसके सैनिक कारण भी थे, यानी सैन्य शक्ति भी इसकी ठीक नहीं थी। और जो देखा जाए तो धार्मिक कारण भी थी और साम्राज्य की विशालता भी थी इसकी। ये सभी इसकी जो है कारण थे पतन के। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि हर्षवर्धन की उपलब्धियां आपको बताना है। परीक्षा के दृष्टि से प्रश्न तो काफ़ी महत्वपूर्ण, फिर भी इसको जो हम देखेंगे, ठीक है। तो हर्षवर्धन की उपलब्धियां कौन कौन सी थी इधर इसकी हम बात कर ले चलेगा, इसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो हर्षवर्धन की उपलब्धियों की बात कर ले तो इनकी बहुत सारी उपलब्धियां, जैसे कि जो है पंच भारत की विजय, ये इनकी उपलब्धियां है। और बल्लवी पर विजय, ठीक है, और सासांग पर विजय और सिंधु पर विजय, पूर्व की विजय और जो है गंजाम की विजय, ये सब जो विजय प्राप्त की थी ये सब इसकी उपलब्धियां ही थी, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कनिष्क कौन था, उसकी उपयोगिता क्या थी। तो कनिष्क भैया कौन था, उसकी उपलब्धियां कौन थी। तो कनिष्क की हम बात करें तो कनिष्क जो था ये कुषाण वंश का जो है शासक था, जो जाति मध्य एशिया में आई एक जो है बार्बर जाति थी, और जिसने जो है भारत में आने के जो है बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था आने पर। और इस जो है तरह जो है कनिष्क जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और इसकी हम देखा जाए हिसाब से इसकी उपलब्धियों की हम बात कर ले, ठीक है। तो इसकी उपलब्धियां थी साहित्यिक जागृत प्रगति थी इसकी, साहित्यिक इसकी प्रागृत यानी प्रगति थी, और कलात्मक उन्नति थी इसकी, और धार्मिक उन्नति, सभी इसकी जो है देखा जाए हिसाब से उपलब्धियां ही थी। देख लेना इसकी उपलब्धियों के बारे में। अगला क्वेश्चन 6 नंबर की स्कंदगुप्त की जो उपलब्धियां आपको बताना है। तो स्कंदगुप्त की हम बात कर ले तो इसकी उपलब्धियां कौन कौन सी थी। तो इसकी हम बात करें तो स्कंदगुप्त ने जो है अपने पिता जो है कुमारगुप्त प्रथम के जो है काल में पुष्यमित्रों को जो है परास्त किया, और अपनी जो है वीरता का जो है परिचय देते हुए राजा होने पर उसके जो है समक्ष जो सबसे महत्वपूर्ण व कठिन समस्या थी वह थी होड़ों के आक्रमण का सामना करना, क्योंकि होड़ों के आक्रमण ने जो है गुप्त साम्राज्य की जो है जड़ें को जो है हिला दिया था एक हिसाब से देखा जाए। और वैसे देखा जाए इसके जो है और इसकी उपलब्धियों की बात कर ले जो आपका स्कंद को दिया हुआ है तो राज्य का विस्तार, पराक्रम और शासन व्यवस्था और होड़ों का आक्रमण, ये सब जो इसकी थी ये उपलब्धियां थी कह सकते हो, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है 7 नंबर कि हाथी गुफा अभिलेख के आधार पर खारवेल की उपलब्धियां का आपको वर्णन करना है। तो खारवेल का पर आपको निबंध भी पूछ लेता है कभी कभी लिखने को। तो खारवेल की उपलब्धियां कौन कौन सी भैया हाथी गुफा अभिलेख के आधार पर करनी है, तो इसकी हम बात कर ले। 7 नंबर क्वेश्चन की लास्ट में जो प्रश्न दिया हुआ परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी जो है हम साथ में देखते चलेंगे, इसको भी मिस नहीं करेंगे क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है। तो हाथी गुफा अभिलेख की हम बात कर ले तो उड़ीसा में जो है भुवनेश्वर के निकट जो है उदयगिरी की पहाड़ी में जो है हाथी गुफा अभिलेख प्राप्त हुआ, और जिसमें जो है खारवेल नाम का एक राजा का वर्णन था। और ईसा की जो है प्रथम शताब्दी में जो है अथवा इसके पश्चात यह एक जो है कह सकते हो राजवंश की स्थापना हुई थी यहाँ पर। और इस वंश में जो है श्री खारवेल महान जो है विजेता, निर्माता, कुशल और धार्मिक शासक था, और जिसके कार्यों का वर्णन जो है हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। इस तरह से कह सकते हो आप खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख में जो है खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेना। इसके हम उपलब्धियों की बात कर ले तो इसकी उपलब्धियाँ बहुत सारी हैं। ठीक है, इसकी घटनाएं भी आपको देख लेना है, महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से वैसे तो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि यहाँ से भी आपका जो है ये हो गया, फिर चलेगा सेक्शन सी पे हम बात करेंगे। यहाँ से मिस हो गया, बी यहाँ से लिख गया, जबकि ये सेक्शन सी है। चलेगा सेक्शन सी के हम प्रश्नों की बात करेंगे कि प्राचीन जो है भारतीय इतिहास के जो है अध्ययन हेतु जो है साहित्यिक स्रोतों का आपको वर्णन करना है। परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ है। तो यदि हम प्राचीन इतिहास के हम भारतीय इतिहास के यदि अध्ययन हेतु साहित्यिक स्रोत की हम बात कर ले तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए जो है 2 प्रकार के स्रोत होते हैं। एक होते हैं साहित्यिक स्रोत और दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत वे होते हैं जो प्राचीन संस्कृत के सार को जो समझते हैं। ठीक है, यानी साहित्यिक स्रोत वे होते हैं जो लिखित रूप में एकत्र की गई जानकारी है जो प्राचीन संस्कृत के सार को समझते हैं। और पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, तो पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो कहेंगे ये होता है कि पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, ये जो है शॉर्ट नोट में भी प्रश्न जो है लिखने को पूछ लेता है एग्जाम में। तो पुरातात्विक स्रोत आप सुन लीजिए। पुरातात्विक स्रोत की हम बात कर ले तो पुरातात्विक स्रोत से हमें जो है अपने पुराने सभ्यता और संस्कृत के बारे में पता चलता है, कि इससे पता यह चलता है कि हमारी संस्कृत जो है पहले कैसे विकसित हुई और अब जो है उसमें क्या बदलाव आए। इससे जो है पुरातात्विक स्रोत से हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि है हिंद यवन शासकों के इतिहास पर आपको प्रकाश डालना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से। तो 2 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसको भी हम जो है प्रॉपर समझाने अभी बताने का प्रयास करेंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चलेगा, इसको भी हम देखेंगे। तो ये जो है हिंद यवन कौन थे भैया, तो इसकी हम बात करें तो जो है उन यवनों को मिलाकर जो है सिल्क डिग यानी सीरिया के जो है प्रमुख जो है प्रांत बैक्टीरिया पर जो है अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी, और इन्हीं को जो है हिंद यवन कहा जाता है। तो वैसे तो देखा जाए तो हिंद यवनों को जो है, ठीक है, जिन यवनों को जो है हिंद यवन जो है कहा जाता है, उनकी राजनीतिक सत्ता की स्थापना जो है यूथिडेमस नामक पुस्तक सरदार ने जो है अपनी सम्राट यानी डियोओट्स द्वितीय की हत्या करके उसके उत्तराधिकारी एंटीओकस द्वितीय अपनी जो है राजनीतिक दुर्दशा का जो है कोर्डिनेट से प्रभावित करने के बाद की थी। तो वैसे तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये कौन था, इसके इतिहास पर आपको प्रकाश डाल लेना है, महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से। फिर अगला क्वेश्चन सुदर्शन झील पर आपको टिप्पणी लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो सुदर्शन झील की हम बात कर ले तो सुदर्शन झील जो है प्राचीन भारतीय इतिहास की जो है एक महान उपलब्धि थी, और इस झील में जो है सिंचाई के लिए जो है पानी को एकत्र किया जाता था। और यह जो झील थी, यह झील जो है गुजरात से लेकर जो है गिरनार के स्थान पर बनाई गई थी, और इस झील को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो है शासनकाल में बनाया गया था। इतनी आपको डिफिनेशन देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से। तो इसकी हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, तो इसको भी हम देखेंगे क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कह सकते हो हिसाब से आप। तो इसको भी देखने का प्रॉपर प्रयास करेंगे। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बहुत सारे कारण थे, जैसे कि अयोग्य उत्तराधिकारी यानी अयोग्य उत्तराधिकारी यानी योग्य नहीं थे उसके उत्तराधिकारी, और जो है और प्रांत पतियों के अत्याचार भी थे, और आर्थिक दबाव और बाह्य आक्रमण भी थे, और सार्वजनिक विद्रोह, और मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध जो है देखा जाए तो वैदिक प्रतिक्रियाएं थे, केंद्रीय शासन की निर्बलता और बाह्य प्रतिक्रिया और राष्ट्रीय भावना का अभाव, ये सब जो है कहीं ना कहीं इसके कारण थे पतन के। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के।
अगला क्वेश्चन भी इसमें पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन पर उपलब्धियों पर आपको प्रकाश डाल देना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं एग्जाम में दे सकता है, इसलिए ये भी आपको देख लेना है। चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे, इसकी प्रारंभिक जीवन है, भी इसकी उपलब्धियाँ एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपको अपने एग्जाम में, इसलिए देख लीजिएगा इसके बारे में भी आपको, ठीक है, चलेगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया, फिर चलेगा, इसको भी हम हो गया। फिर इसके पतन के कारण यदि हम बात कर ले तो पतन के कारण तो वैसे हो गया है। तो अगला क्वेश्चन भी आपका चलेगा जो कि दिया हुआ है कुछ यहाँ से शॉर्ट नोट आपको देख लेना है, जैसा कि वाकाटक कौन थे भैया, तो वाकाटक के बारे में शॉर्ट नोट देख लेना है। वैसे तो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सके तो देख लीजिएगा, नहीं तो आपको छोड़ देना है। ज़्यादा कोई विशेष महत्वपूर्ण में प्रश्नों में इनको गिनूंगा नहीं, लेकिन फिर भी यदि आपके पास समय बचता है तो अब एक बार जरूर देख लीजिएगा कि वाकाटक कौन थे, ठीक है। परीक्षा में हो सकता है ये प्रश्न जो है आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वाकाटक कौन थे इसके बारे में जो है आपको एक बार जो है प्रॉपर कह सकते हैं पढ़ लीजिएगा, आएगा एग्जाम में तो आपको लिख देना है। वैसे तो हो सकता है आपको एग्जाम में दे दे। तो वाकाटक की हम बात करें तो वाकाटक जो था राजवंश का जो है वास्तविक प्रेरता परवसेन था, और उसने जो है अपने पुत्र यानी उसने जो है अपने पुत्र गौतमी पुत्र का जो है विवाह नागवंश की कन्या जो है भावनागा नामक जो राजकुमारी से किया था, और परवार सेन जो है ब्राह्मण धर्म अनुयायी था, और उसने जो है अनेक यज्ञ किए थे और सम्राट का जो है कह सकते हो उपाधि धारण किया। और पृथ्वी सेन के जो शासनकाल में गुप्त वाकाटक जो है संबंध और प्रगाढ़ हो गया था, और इसी प्रकार जो है रुद्रसेन द्वितीय और वैष्णव धर्म का जो है उपासक था, और इसके पूर्वज जो है शिवभक्त थे। और इसकी जो है एक हिसाब से देखा जाए तो इसकी जो है गुप्त प्रभावती गुप्त जो थे एक दानी और शासका था। इसके बारे में आपको एक बार पढ़ लेना है, शासका थी इसके बारे में, ठीक है, हो सके तो देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है गंडो फर्नीच कौन था, तो गंडो फर्नीच के बारे में एक बार आपको पढ़ लेना है, इसके बारे में भी ये परीक्षा के दृष्टि से हो सकता है एग्जाम में आपको देखने को दे। तो गंडो फर्नीच की बात कर ले तो यह जो था ईसाई धर्म का प्रचारक थॉमस दो गंडो फर्नीच के शासनकाल में भारत आया था, और डॉक्टर स्मिथ का मत है कि उन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार किया था, परंतु इस मत का कोई भी प्रमाण नहीं है कि इन्होंने जो है इसको आप कह सकते हो उसके आप कि जो है अनुश्रुतियों के आधार पर यह मात्र कहा जाता है कि संत थॉमस जो है गंडो फर्नीच के दरबार में आया था, या कोई भी इसका परिणाम नहीं उपलब्ध है इसका, ठीक है, कोई भी रिजल्ट इसका परिणाम। फिर कैटल पर आपको निबंध लिखना, ये क्वेश्चन मैं रिकमेंड करूंगा, कैटल वाला आपको तैयार कर लेना है। सिकंदर महान हो सके तो देख लीजिएगा, और मिहिर कुल की उपलब्धियां हो सके तो पढ़ लेना, नहीं तो छोड़ देना, कोई ज़्यादा नहीं, फिर भी देख लीजिएगा। सारे मैंने आपको दिखा दिया, परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो गया, सभी प्रश्नों को तैयार करके अपने एग्जाम देने जाना है। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।